बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री कनेक्ट। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि कैसे जो डिस्कवर इलेक्ट्रॉन हुई, डिस्कवर प्रोटॉन और डिस्कवर न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें हमने देखी कि जो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो एटम में किस साइंसदान ने डिस्कवर किए और वो कब हुए और कैसे एक्सपेरिमेंटली उनको डिस्कवर किया गया। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि रदरफोर्ड एक साइंसदान का नाम था जिसने क्या किया है कि एटॉमिक मॉडल पे काम किया है। मींस एटम का पूरा उसने मॉडल बताया, स्ट्रक्चर बताया कि कैसे कैसे एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पजेस करते हैं, उनका फंक्शन वहां पे क्या होता है और जो एटम होता है वो कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, या सारी जो डिटेल थी एटम के बारे में वो हमें पता चली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो रदरफोर्ड ने किया था, उसको पहले समझते हैं, फिर इसकी वर्किंग को पढ़ते हैं। इस वर्किंग के बाद हम इसके रिजल्ट्स पे चलेंगे कि इस वर्किंग के बाद जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस आई उसको देख के कौन सी रिजल्ट्स रदरफोर्ड ने निकाली, कौन से नतीजे रदरफोर्ड ने निकाले, और फिर कौन सी चीजें ऐसी थी जो रदरफोर्ड नहीं बता पाया था, जो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थी। तो चलें सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। करने से पहले ही हम क्या करेंगे कि हम समझेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड को, समझेंगे जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसको समझेंगे कि कैसे उसने कुछ रिजल्ट्स निकालती हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया, तो ये चीजें वही लिखी हुई हैं जो यहाँ पे मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने क्या किया, एक लेड का बॉक्स लिया, ठीक है, लेड का, उसके अंदर इसने क्या किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से शुआएं निकलती हैं जो हाईली अनस्टेबल होती हैं। ड्यू टू दे आर हाईली अनस्टेबल, वो क्या करते हैं, रेडिएशंस निकालते रहते हैं। ठीक है, तो अब इसने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। अब वो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहाँ तो हमारे पास पोलोनियम होगा, ठीक है, यहाँ हमारे पास रेडियम होगा। ये दो ऐसे एलिमेंट्स थे, और भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, पर इस एक्सपेरिमेंट में इन दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। अब इनको लेड के बॉक्स में अंदर रखने की वजह क्या थी, क्योंकि हमें पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, शुआएं निकलती हैं, यहाँ से भी चारों तरफ से वो अपने शुआएं निकालेंगे, इमिट आउट करेंगे। तो वो जो बॉक्स होता है वो क्या करता है, इन शुआओं को रेजिस्ट करता है बाहर निकलने से। जहां पे आप बॉक्स का जो ढक्कन खोलेंगे या जिस साइड से आप इस बॉक्स को खोलेंगे उसी से शुआएं निकलेंगी, बाकी जो आपका पूरा रेडियो एलिमेंट होगा वो वहां से शुआएं नहीं निकालेगा। अब उसने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल, जिसको हम बोलते हैं क्या, गोल्ड फॉइल, थिन लेयर की बनी हुई थी, बिल्कुल थिन लेयर, थिन लेयर। अगर इसकी हम विड्थ देखें तो इसकी विड्थ थी 0.004 सेंटीमीटर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर, ये इसकी विड्थ थी। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि जो 0.004 सेंटीमीटर जिसकी विड्थ है तो वो कितनी ज्यादा पतली होगी, कितनी ज्यादा उसकी वीक जो होगी या पतली जो होगी वो विड्थ होगी। उसके बाद उसने क्या किया था कि इस गोल्ड फॉइल को चारों तरफ से जिंक प्लेट से कवर किया था, जिंक प्लेट इसके पीछे लगा दी थी चारों तरफ से। अब ये जिंक प्लेट क्यों यूज की ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और जो हमारे पास गोल्ड फॉइल था वो भी क्यों यूज किया, ये सारी चीजें मैं आपको बारे बारे बताऊंगा। अब समझते हैं कि जब इसने क्या किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई सीधा जाके गोल्ड फॉइल पे, ठीक है, जब इसने क्या किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बम्बार्डमेंट कराई, रेडियो एलिमेंट्स के थ्रू अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा पार्टिकल्स को हम बोलते हैं, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर क्या चार्ज होती है, +2, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर प्लस चार्ज होती है। इस अल्फा पार्टिकल्स को हम हीलियम का न्यूक्लियस भी बोलते हैं। अगर थोड़ा सा गौर करें तो अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल और हीलियम का न्यूक्लियस दोनों एक ही चीज है तो वो ऐसी हैं। अगर हमारे पास हीलियम है तो हमें पता है इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 2+ मीन्स 2 प्रोटॉन है तो उसके ऊपर 2+ चार्ज होगी। तो तब भी हम बोलते हैं कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स होता है वो होता है हीलियम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है। अब इसने क्या किया कि आपके पास जब इसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया ऑन द गोल्ड फाइल,
थिन लेयर गोल्ड फॉइल पे, तो क्या हुआ कि इसने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधा जाके क्रॉस हुए, सीधा जाके क्रॉस हुए, और क्रॉस होके कहाँ पे लगे, जिंक प्लेट पे लगे। अब जिंक प्लेट हमने इसलिए यूज की है क्योंकि ये हमें देती है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस मींस जैसे अल्फा पार्टिकल जिंक प्लेट पे लग रहे हैं पीछे से, तो हमें एक चमक दिखा रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ से क्रॉस होके और सीधा बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना रीबाउंस हुए, सीधा जाके लग रहे हैं जिंक प्लेट पे। ठीक है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो आसानी से गुजर गए, पर कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो जैसे ही लग रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, रीबाउंस हो रहे हैं एट सम एंगल, कुछ एंगल बना के, कुछ थीटा बना के वो क्या कर रहे हैं, रीबाउंस हो रहे हैं। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो जैसे ही गुजर रहे हैं गोल्ड फॉइल से लग के क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रही हैं, डिफ्लेक्ट हो रही है, मुड़ रही है, अपनी एंगल चेंज कर रही है। उससे पास तो हो रही है, पर पास होने के बाद क्या कर रही है कि अपनी एंगल चेंज करें। यहाँ पे भी कुछ क्या बन रही है, थीटा बन रही है, रीबाउंस में भी कुछ थीटा बन रही है। अब ये लग के वापस आ रही है, और कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधा जाके जिंक प्लेट पे लगे, और वहां जाके वो अपने फ्लोरेंस दिखा रहे थे। ये वापस आके यहाँ पे लगा, इसने भी फ्लोरेंस यहाँ पे दिखाई, इसने भी ये डिफ्लेक्ट होके गया, इसने भी अपनी फ्लोरेंस दिखाई। ठीक है, अब ये था सिंपल सा जो एक्सपेरिमेंट था जो रदरफोर्ड ने किया था, किसको, रदर एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए। एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया, उससे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराए गोल्ड फॉइल पे, थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल। जैसे ही उसने बम्बार्डमेंट कराया तो उसने देखा कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो उससे एज टू एज क्रॉस कर गए, जैसे वो आ रहे थे, बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना रीबाउंस हुए। पर कुछ सम ऑफ देम क्या हुए, रीबाउंस हुए, और कुछ उसमें से ऐसे हुए जो डिफ्लेक्ट हुए कुछ थीटा पे। तो ये सारा पूरा एक्सपेरिमेंट था। अब एक्सपेरिमेंट की वर्किंग मैंने ऊपर लिख दी है कि कैसे हो रहा है। अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्ड ऑन थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल whose width is 0.0004। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और जीरो कम दे दिया, 0.004 सेंटीमीटर। अब यही ये चीज बोला कि अल्फा पार्टिकल्स को उसने बम्बार्ड कराया कहाँ पे, गोल्ड फॉइल थिन लेयर पे, और जिसकी विड्थ थी 0.0004 सेंटीमीटर। एंड नोटेड द फॉलोइंग थिंग्स। फिर उसने देखा कि कुछ फिनोमिनाज हुए जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को टकराया। तो वो हमारे पास ये थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट डिफ्लेक्शन। उसने ये बताया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो जैसे आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, वैसे ही वहां से क्रॉस कर रहे हैं, बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना रीबाउंस हुए, बिना वो मुड़ रहे हैं ना बिना वो वापस आ रहे हैं, वो ऐसे ही सीधे थे, वैसे ही सीधे उससे जाके जिंक प्लेट से टकरा रहे हैं। दूसरी पॉइंट इसके अगर देखें तो ये बोला कि सम अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंस बैक। अब बोला कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो लग रहे हैं पर क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, रिबाउंस हो रहे हैं, लग के वापस आ रहे हैं, रिबाउंस हो रहे हैं। एंड सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाय सम एंगल। और बोल रहा है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो क्या कर रहे हैं, कुछ थीटा पे क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अपनी एंगल को चेंज करके, और डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये पूरा इसका वर्किंग जो था, वर्किंग प्रिंसिपल था, ये पूरा हमारे पास एक्सपेरिमेंट था जो रदरफोर्ड ने किया था। उसके बाद हमने इसकी वर्किंग देखी, और उसने जो ऑब्जर्वेशंस की थी, जो चीजें देखी कि क्या क्या हुआ जब इसने अल्फा पार्टिकल्स गिराए फॉइल पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब हम चलते हैं इसकी रिजल्ट्स पे कि इन सारी चीजें जब हुई, फिनोमिना हुए, तो इनमें से रदरफोर्ड ने कौन से रिजल्ट्स निकाले और कौन सी उसकी लिमिटेशंस थी। आप रदरफोर्ड देखें तो जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें से उसने कौन से नतीजे निकाले, जो उसने ऑब्जर्वेशंस देखी, जो फिनोमिना देखा जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे लग रहे हैं, तो जो ऑब्जर्वेशन उसने की, जो फिनोमिना देखे, उसमें से जो रिजल्ट्स निकाली वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। सबसे पहले जो रिजल्ट इसने निकाली थी वो थी द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट व्हिच शोज दैट द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। अब ये बोल रहा है कि जब आपके मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट लाइन में गुजर रहे हैं, इट मींस कि आपका जो एटम का पार्ट है वो ज्यादातर खाली है। अब फर्ज करें अगर मैं कोई चीज किसी में से पास करवा रहा हूँ, तो अगर उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ, एम्प्टी चीज होगी, तभी तो वो पास होगा ना। अगर कोई चीज उसमें होगी तो वो रीबाउंस होगा। ठीक है, वो तो उसमें से पास नहीं होगा। तो इट मींस कि उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स उसमें से पास हो रहे थे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फर्ज करें मेरे पास ये हमारे पास एटम है। ठीक है, अब ये बीच वाला न्यूक्लियस है हमारे पास, और ये हमारे पास एटम है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे ही आपने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या 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 कर रहे थे, सीधी लाइन में यहाँ से क्रॉस कर रहे थे।
मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से क्रॉस हो रहे थे। इट मींस के इसमें से आपका जो एटम का पार्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एम्प्टी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखें कितने पार्टिकल्स, कितने अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना रिबाउंस हुए। इट मींस कि आपका एटम का जो पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट वो एम्प्टी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी पॉइंट पे। दूसरी पॉइंट हमारे पास ये है कि कंप्लीटली रिबाउंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स शोज दैट द सेंटर पार्ट ऑफ एटम इज डेंस। अब ये बोल रहा है कि आपके जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो रिबाउंस हो रहे थे, उसका मतलब ये था कि आपका जो सेंटर ऑफ एटम है, सेंटर पार्ट ऑफ एटम, सेंटर में से वो लग रहे गए थे, सीधा आके लगे सेंटर पे। सेंटर के बाद वो क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इट मींस इस रिबाउंस से, या इस जो थोड़े पार्टिकल्स इससे रिबाउंस हो रहे हैं, रिबाउंस होकर वापस आ रहे हैं, इससे हमें ये पता चला कि एटम का जो सेंटर पार्ट है वो डेंस है। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो वो एक ही जगह पे होते तभी ये जाके रिबाउंस हुए। उसके बाद अगर हम तीसरी पॉइंट देखें तो हमारे पास है डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स एट सम एंगल शोज दैट द न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव चार्ज। अब बोला जो पार्टिकल्स आके लग रहे थे, ये पार्टिकल्स आगे लग रहे थे, लग के ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इट मींस के आपकी जो सेंटर ऑफ पार्ट है उस पर भी कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स आ रहे थे, ठीक है, जैसे ही पार्टिकल्स लग रहे थे इसको, तो ये पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे एट सम एंगल। अब हमने पढ़ा है कि जब भी जो सेम चार्जेस होती हैं एक दूसरे के करीब आती हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे को दूर फेंकती हैं, या जो है ना धक्का देती हैं। तो हमने पढ़ा है कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सी चार्ज होती है, +2। अब ये एक दूसरे को रिपेल करें, इट मींस कि आपका जो सेंटर ऑफ पार्ट है इस पे भी कौन सी चार्ज है, +2। तो नहीं मैं बोलूंगा कि प्लस चार्ज है। ठीक है, वो चार्ज कितनी भी हो सकती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर है, उस पर चार्ज वो डिपेंड करेगी। तो इससे हमें पता चला कि जो डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल्स हो रहे थे, इससे हमें पता ये चला कि आपका जो सेंटर पार्ट ऑफ एटम है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होती है। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल शोज दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अब ये बोल रहा है कि आपका जो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स ना कुछ ही थोड़े से हो रहे थे डिफ्लेक्ट, और वो भी यहाँ से बीच में से हो रहे थे। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो न्यूक्लियस की साइज है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज है। अब ये 4 पॉइंटें थी जिसकी रिजल्ट्स रदरफोर्ड ने निकाली एक्सपेरिमेंट करके। ये सारी चीजें उसने जो है रिजल्ट्स दी। इसके बाद एक और चीज भी है कि आपका जो एटम होता है इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स पे वो मुश्तमिल होता है, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और हमारे पास जो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ न्यूक्लियस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, ये इसकी 4 रिजल्ट्स थी। उसके बाद उसकी लिमिटेशंस आ गई। अब ये बोला अकॉर्डिंग टू द क्लासिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। क्लासिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस ये थी कि जब भी आपके पास कोई भी एलिमेंट है जो रेडिएशंस निकाल रहा है, जो अपनी एनर्जी इमिट आउट कर रहा है, तो वहां पे उसकी एक सर्टेन पॉइंट आएगी, एक सर्टेन लेवल पे एक वो जाएगा जहां पे उसकी एनर्जी खत्म होगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे आप क्या करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, फिर जब तक उस गाड़ी में पेट्रोल होता है तब तक वो गाड़ी चलती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। तो ये भी यही बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ अराउंड द न्यूक्लियस, वो चारों तरफ न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता रहता है, तो वो अपनी एनर्जी इमिट आउट करता है। एनर्जी लाजमी उसमें होगी तभी तो वो रिवॉल्व करेगा ना, मोशन कर रहा है। तो एक ऐसी पॉइंट आनी चाहिए जहां पे वो क्या करे, न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो, न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाए, क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म होनी चाहिए। पर हकीकत में ऐसे नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो होता है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो हमेशा अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। अब इस चीज को भी रदरफोर्ड नहीं बता पाया था कि ये चीज मतलब कैसे वो नहीं गिर रहा, क्यों नहीं गिर रहा, या अगर गिर रहा है तो उसका कोई एविडेंस नहीं दिया उसने। उसके बाद अगर हम दूसरी लिमिटेशन देखें तो अगर वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है तो उसका जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए इट शुड बी कंटिन्यूस। जो स्पेक्ट्रम जो देता है, एक हमारे पास ऐसे समझे मेयर करने का तरीका होता है एनर्जी को। तो अगर वो क्या करता है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो भी कंटिन्यूस आना चाहिए। पर वो क्या कर रहा था, इट फॉर्म्स अ लाइन स्पेक्ट्रम, वो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में ऐसे होता है कि फर्ज करें आपके पास यहाँ पे कलर्स है ना, तो ये कलर्स एक दूसरे से ऐसे मर्ज होती हैं कि आपको कोई भी पॉइंट पता नहीं चलती
कि किस पॉइंट पे ये अलग अलग कलर्स आपस में मर्ज हो रहे हैं। पर लाइन स्पेक्ट्रम ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि इस लाइन के बाद ये कलर है, इस लाइन के बाद ये कलर है। ठीक है, इससे हमें स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में ये फर्क होता है। तो आज का टॉपिक यही था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने इसका एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था, जिसने एक्सपेरिमेंट किया वो पढ़े, उसकी ऑब्जर्वेशंस को देखा, उसकी रिजल्ट्स को देखी और उसके लिमिटेशंस को देखा। तो ये आज का पूरा टॉपिक था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू सो मच।